नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है अभी पूरा देश देख रहा है। अलग अलग जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब सतारा से जो है वो वापस ठाणे लौटे हैं। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले उनका एक स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने पूरे तरीके से बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। और खबर ये आ रही थी कि सतारा में जाने के बाद जब वो पैतृक गांव को निकले तो उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद में वो वापस लौटकर मुंबई नहीं पहुंच पाए, डिले हुआ। तो डिले का कारण जो है वो एकनाथ शिंदे ने बताया। लेकिन अब जो है वो गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेते हुए पहले ही जो है वो कह दिया था कि उनको तय करना है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। तो अब यहां से एक चीज तो तय मानी जा सकती है कि सीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और देवेंद्र फडणवीस ही होगा। इसमें कतई कोई जो है वो कोई हम कहें कि शक की गुंजाइश है, ऐसा कोई नजर आता नहीं है। विभागों को लेकर या हम कहें कि मंत्रालयों को लेकर कुछ जो है वो ऊपर नीचे बार्गेनिंग वगैरह हो सकती है और वो सबकी डिमांड जो है वो जायज भी है, क्योंकि राजनीति इसी तरीके से चलती है। लेकिन इस बीच हम समझते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे का अभी क्या चल रहा है, शिवसेना। क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में अगर कोई पार्टी अधर में लटकी हुई है तो वो है शिवसेना। और शिवसेना क्यों लटकी हुई है? क्योंकि शिवसेना को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। असली और नकली शिवसेना का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में एकनाथ शिंदे ने बाजी मारी और असली शिवसेना के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। तो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ी चुनौती है महाविकास आघाड़ी के साथ रहना। और आपको पता होगा 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे की एक जो है वो मीटिंग हुई थी मातोश्री में, क्योंकि आजकल उद्धव ठाकरे जो है वो मातोश्री से बाहर नहीं निकल रहे। और उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जितने भी जो एमएलए जीत कर आए थे उनमें से ज्यादातर जो एमएलए थे उनका यही कहना था कि अब शिवसेना को हिंदुत्व के रास्ते पर वापस लौटना पड़ेगा, जिसको बाला साहब ठाकरे ने जो है वो महाराष्ट्र में चलाया था। तो उनका साफ तौर से इशारा जो था वो गठबंधन की तरफ था कि अब जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़ने का समय आ गया है और स्वतंत्र चुनाव लड़ने का समय है। अब स्वतंत्र क्यों, उसको अगर आप समझोगे तो अब उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बीएमसी के चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो होना था वो हो चुका है। और बीएमसी के चुनाव में आपको पता होगा जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव होना है मुंबई के, उसमें 30 साल से एक तरफा राज किया है शिवसेना ने। चुनाव जो है वो होने थे कोविड के समय 2022 में, लेकिन चुनाव जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए थे 2 साल के लिए। और इसलिए किए गए थे क्योंकि उस वक्त चुनाव कराना जो है वो पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले जो चुनाव हुए थे कोविड से पहले, उसमें बीएमसी में दबदबा था उद्धव ठाकरे का। तो अब बीएमसी के चुनाव जो है वो कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को यह डर है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ और अगर नेशनल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है शरद पवार वाली, अगर उसके साथ रहते हैं तो उनकी छवि को, जिसको हम कहें कि जो डेंट हुई है या डेंट जो मिला है, उससे बाहर कैसे निकले। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे अब भी अगर इन दोनों पार्टियों के साथ रहता है तो क्या मतदाता उसके साथ वापस जुड़ेगा? अब इस पर जो है वो विचार चल रहा है। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत फिर जो है वो शकुनी बनकर उद्धव ठाकरे की कुंडली में बैठ गए। और संजय राउत का मानना यह है कि अभी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहना चाहिए और अपने साथ लिया है आदित्य ठाकरे को। अब आपको समझना होगा कि मालिक कौन है, उद्धव ठाकरे या संजय राउत। क्योंकि पहले बाला साहब ठाकरे कुछ भी कहते थे कि मुंबई बंद होना चाहिए तो मुंबई बंद हो जाती थी। तो क्या अब उद्धव ठाकरे की नहीं चलती, क्या संजय राउत की चलती है?
और दूसरा, जब से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सलाहकार या हम कहें कि सलाह देना शुरू की, उसके बाद से ही शिवसेना का पतन शुरू हुआ। तो शिवसेना के लिए कांग्रेस जरूरी है या मजबूरी है, यह भी हमें समझना जरूरी, क्योंकि संजय राउत इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के जो वो सांसद है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टियों की या हम कहें कि सिर पे हाथ रखने की वजह से ही वो राज्यसभा में गए थे। तो इस वक्त शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, इन तीनों की राज्यसभा सांसद की जो कुर्सी है अब वो खतरे में है। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, आपको पता होगा अप्रैल 2019 में जो है वो राज्यसभा के सांसद बने थे। तो इस 3 अप्रैल 2025 को जो है वो उनका राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो यहां से इन दोनों की राजनीति जो है वो पहले ही निपट चुकी है और शरद पवार तो पहले कह भी चुके हैं कि अब जो है वो उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो अंत है, अब वो इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे और उम्र भी जो है वो अब इसको अलाउ नहीं करती। तो वो उस हिसाब से जो है वो उनका आकलन अपना जो है वो सही होगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो आई थी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी से आई और शिवसेना ने उसको जो है वो राज्यसभा में भेज दिया, जबकि संजय राउत जो है वो पहले से ही शिवसेना में थे, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी को सांसद बना के भेजा गया राज्यसभा में, संजय राउत को नहीं भेजा गया। तो संजय राउत को मौका मिला और वो मौका दिया था शरद पवार ने। और अभी जिस हिसाब से अब मीम्स चल रहे हैं, ट्रोल किया जाता है कि संजय राउत ने ही शरद पवार के कहने पे पूरी जो शिवसेना है उसको ठिकाने लगा दिया। तो आप जो है अगर ऐसा सोचते हैं तो वो 99% जो है वो आप सही सोच रहे हैं। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत जो है वो इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, अहंकार की राजनीति कर रहे हैं, उससे साफ तौर से नजर आता है कि संजय राउत जिस दिशा में कदम उठा रहे हैं, उनका पहला जो कदम है वो है शिवसेना को खत्म करना, उद्धव ठाकरे का नामो निशान मिटा देना महाराष्ट्र की राजनीति से। क्यों? क्योंकि जब एकनाथ शिंदे, आपको पता होगा, जून 2022 में शिवसेना से अलग हुए थे और जुलाई 2022 में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन पार्टियों की दया दृष्टि की वजह से ही संजय राउत राज्यसभा में गए थे। हालांकि उनका कार्यकाल जरूर 2028 तक रहने वाला है, लेकिन उसके बाद में उनको भी पता है कि अगर उनका राजनीति में आगे का कैरियर अगर हम देखते हैं तो संजय राउत को अच्छे से पता है कि बिना कांग्रेस पार्टी के और शरद पवार के वो सांसद के रूप में नहीं रह सकते, और उसके बाद में वो सिर्फ और सिर्फ सामना के जिस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो काम कर रहे हैं, सिर्फ वही काम कर सकते हैं। इसलिए संजय राउत जो है वो इस बार जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों, तो आप समझ सकते हैं क्यों। क्योंकि जब तक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे और एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी जो नेता गए वो बड़े कद के और गद्दावर नेता थे, उनकी बात का जो है वो स्टैंड हुआ करता था। लेकिन जब से वो नेता जो है वो छोड़ के चले गए, उसके बाद से जो है वो शिवसेना में, जिसको कहते हैं ना कि चाटुकारों की मौज कब होती है, तो आपने सुना होगा अकबर और बीरबल के कार्य। तो अकबर के जब दरबार में जब बीरबल को हम देखते हैं, तो बीरबल को वहां से भगाने के लिए, हटाने के लिए कितने प्रयास किए गए चाटुकारों की तरफ से, क्योंकि उनको लगता था कि उनका कद जो है वो तभी बढ़ सकता है जब बीरबल को वो साइड में कर दे। तो संजय राउत को जो है वो ऐसे लोग, ऐसे नेता जो अब शिवसेना छोड़कर चले गए, तो संजय राउत को लगा कि ये सही समय है, अब जो है वो सिर पे बैठकर जो है वो तांडव कर सकता है, और उसने ठीक वैसा ही किया। तो आप समझ सकते हैं इसको कि जून में जो घटना हुई जहां से एकनाथ शिंदे और बड़े नेता जो है वो शिवसेना से बाहर निकले, तो उसके बाद से ही संजय राउत की राजनीति चमकना शुरू हुई थी। और उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो जो एक एडवांटेज मिला, जो एक एज मिला, अब वो कैसे मिला हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हर वीडियो में हम ठीक वैसे ही बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को सीटें ज़्यादा मिली, तो संजय राउत को लगा कि अब वो जो है वो बहुत बड़े कद के नेता हो गए और इन पार्टियों के बीच में तालमेल और सामंजस्य बिठाने वाला अगर कोई है तो वो संजय राउत है। हालांकि उसकी जो है वो गलतफहमी थी, और उस गलतफहमी को दूर कर दिया महाराष्ट्र की जनता ने। जब महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को संवेदना के बजाय जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाना पसंद किया,
कि एकनाथ शिंदे ही जो है वो बाला साहब की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद से संजय राउत की ज़मीन जो है वो पैरों के नीचे से खिसकी हुई है। और आपने देखा होगा इसके बाद संजय राउत का मानसिक जो दिवालियापन है वो इस कदर हो गया कि वो किसी भी तरीके से ईवीएम हो, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ जो रिटायर्ड होकर चले गए, चाहे उनके ऊपर टिप्पणी करना हो या फिर इस तरीके की जो है वो राय रखना हो। जब आपके विधायक जो जीत कर आए हैं, क्या संजय राउत को अगर विधानसभा का टिकट दिया जाता तो वो अपनी सीट निकाल सकते थे? तो आपका भी और मेरा भी और किसी का भी आकलन ये होगा कि संजय राउत को जो है वो 1000 वोट नहीं मिलने वाले। इस स्थिति में संजय राउत इस वक्त है शिवसेना में। तो ऐसी स्थिति में जो नेता महाराष्ट्र में चुनाव जीत कर आए हैं, हालांकि आपने देखा होगा स्थिति इसलिए भी गड़बड़ है क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इस वक्त विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को चाहिए उससे भी कम है। और महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो 20 सीटें वो शिवसेना के पास ही है, लेकिन राज्यसभा के एक सांसद के लिए 43 सीटों की जरूरत है, जो कि कुल मिला के 46 सीट है। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी जो है वो शरद पवार को छोड़ के, सुप्रिया सुले को छोड़ के या किसी दूसरे नेता को छोड़ के क्या संजय राउत पर विश्वास करेगी? हालांकि संजय राउत को अभी तक जो है वो ऐसा ही लग रहा है। तो मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है, लेकिन इस पूरे मामले में जो बची हुई शिवसेना है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर संजय राउत की यही जो है वो कृत्य रहे आने वाले समय में, तो जो नेता अभी जो है वो राय दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को, वो बगावत तक चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे एंड ऑल पार्टी जो है वो छोड़ के चली गई थी। तो महाराष्ट्र में आने वाला समय बीएमसी के चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे के लिए जो परेशानियां लेके आएगा उसमें सबसे बड़ी परेशानी है संजय राउत। अब संजय राउत को उद्धव ठाकरे जो है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं? अगर अभी भी संजय राउत को हैंडल नहीं कर पाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस परिवार के पास वापस जो है वो शिवसेना को खड़ा करने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि संजय राउत जो है वो किस तरीके से पूरी शिवसेना को खा गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।